गुड इवनिंग एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा स्टाफ एसएससी जेई की। और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में 30-40 मिनट में आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँगा और बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आरआरबी जेई भी निकाला है, प्री और मेन दोनों। गेट में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और मैं इस वक्त एनआईटी वारंगल में पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा कि एसएससी जेई में इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है। मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैं अभी नोट से आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठो। ठीक है, और ये नोट्स आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज करो कमेंट में, मैं आपको ये नोट्स भेज दूँगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। एसएससी जेई की तैयारी हम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला तो पहला वर्ड तो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सबसे पहला वर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और तीसरा है गिवन फाइनेंशियल ईयर। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन वर्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी, और तीसरा गिवन फाइनेंशियल ईयर। इन तीनों वर्ड्स को मैं आपको समझाऊंगा कि इन तीनों वर्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, और ये जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है देखो, पहली चीज़ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पहले तो ये समझना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं वही जीडीपी में काउंट होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्रोडक्शन, कोई चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कंजम्पशन, कोई चीज़ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, एक्सचेंज, किसी चीज़ को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये चार कैटेगरी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ठीक है, ये आपको समझनी है। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर पे। देखो जीडीपी जो होता है ना, वो हमेशा किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ये जीडीपी है, ठीक है, तो ये जैसे ये जो जीडीपी है, इस साल का जीडीपी, जैसे आपने सुना होगा -23% समथिंग, तो वो एक क्वार्टर का जीडीपी होता है। ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो और उन क्वार्टर की डेफिनेशन क्या है, पहले आप ये समझ लो। ठीक है, क्वार्टर वन क्या होता है, पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो पहला क्वार्टर कब होगा, पहला क्वार्टर होगा अप्रैल, मई और जून। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया। दूसरा क्वार्टर कब होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर जो है वो दूसरा क्वार्टर हो गया। तीसरा क्वार्टर क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तीसरा क्वार्टर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और चौथा क्वार्टर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च ये 4 क्वार्टर होते हैं। आपको ये समझना है कि क्वार्टर क्या होते हैं। पहले चीज़ तो आप ये समझ लो, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपने सुना होगा कि जीडीपी जो है वो -23% है वो क्या है, वो क्वार्टर वन का जीडीपी है। क्वार्टर वन का जीडीपी मतलब, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वार्टर वन क्या है, क्वार्टर वन ये है। ठीक है, इसका जो जीडीपी है ये -23% है। ठीक है, समझ रहे हो, वो पूरे साल का जीडीपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अप्रैल मई और जून का जीडीपी है। ठीक है, जो हम कह रहे हैं -23% है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। वो पूछेगा कि भाई
ये जो -23% GDP है, ये किस क्वार्टर का GDP है? वो पूछ सकता है कि ये किस क्वार्टर का GDP है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये Q1 का GDP है। ठीक है, Q1 का GDP है। ठीक है, ये Q1 का GDP है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GDP कौन कैलकुलेट करता है, ये इम्पोर्टेंट है। GDP कैलकुलेट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। GDP इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी GDP का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, इसलिए GDP इंपॉर्टेंट है। GDP आएगा, मैं बता रहा हूँ, GDP का एक क्वेश्चन GDP से रिलेटेड SSC JEE में आ सकता है। ठीक है, कौन कैलकुलेट करता है GDP? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? NSO। ये NSO आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, NSO किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो NSO है ना, ये इसी साल बना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि NSO कब बना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो GDP को मेज़र करता है, वो कब बना है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि वो इसी साल बना है, इसी साल उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल्स पे, आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। GDP की डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, तीसरी चीज़ गिवन फाइनेंशियल ईयर। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अब वही चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? ठीक है, गुड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के गुड्स होते हैं। एक तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड, दूसरा कैपिटल गुड, और तीसरा इंटरमीडिएट गुड। कंज्यूमर, कैपिटल और इंटरमीडिएट। अब सवाल उठता है कि कंज्यूमर गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंज्यूमर गुड क्या चीज़ होती है, कैपिटल गुड क्या चीज़ होती है, इंटरमीडिएट गुड क्या चीज़ होती है। कंज्यूमर गुड का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप घर के लिए ले रहे हो, घर के यूज़ के लिए ले रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, तो उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने फ्रिज खरीदा, ठीक है, अपने लिए ख़रीदा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा। ठीक है, अगर मैं अपना फ्रिज खरीद रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको मैं कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में रखूँगा। कैपिटल गुड का मतलब क्या है? अगर मैं फ्रिज खरीद रहा हूँ दुकान के लिए, तो उसको मैं कैपिटल गुड में रखूँगा। और इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या है? मैंने एग्जांपल दिया है कि एक एग्जांपल देखो, चाय का एग्जांपल देखो। सपोज़ मान लो मैं चाय बनाता हूँ, ठीक है। अब चाय बनाने के लिए दूध चाहिए होगा, पत्ती चाहिए होगी, अदरक चाहिए होगी। तो ये दूध, पत्ती, अदरक, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ आ रहा है? ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है। दूध, पत्ती, अदरक, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, हाँ। तो सपोज़ मान लो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट कितनी है, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया है। इंटरमीडिएट गुड मिल्क, मान लो सपोज़ मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है। चाय बनाई मैंने और उस चाय में 2 रुपये का दूध लेके आया, 2 रुपये की शुगर लेके आया, 3 रुपये का टी पाउडर लेके आया। टोटल कॉस्ट जो आई वो 7 रुपये आई। ठीक है, 7 रुपये आई। मैंने उसमें 3 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। ठीक है, तो चाय कितने की हुई टोटल? 10 रुपये की हुई। ठीक है, टोटल चाय कितने की हुई? 10 रुपये की चाय हुई। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये है ना, ये जो 10 रुपये है, ये GDP में काउंट होता है। ये जो 10 रुपये है ना, ये GDP पे काउंट होता है। ठीक है, मैं इसे काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मैं ये 10 रुपये काउंट कर रहा हूँ, चाय का फाइनल प्राइस काउंट कर रहा हूँ, तो मैं ये जो गुड्स का प्राइस है, ये जो प्राइस है, मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको भी काउंट कर लिया और इसको भी काउंट कर लिया, ठीक है, अगर मैंने इसको भी काउंट कर लिया, मान के चलो कि अगर मैंने इसको काउंट कर लिया और इसको भी काउंट कर लिया, तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, GDP में जो फाइनल गुड्स होता है ना, फाइनल प्राइस होती है, चाय की जो फाइनल प्राइस है, उसे काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, समझ आया? तो ये है।
अब दूसरा वर्ड मैंने क्या क्या यूज़ किया था, आपने देखा होगा जीडीपी में मैंने दूसरा वर्ड यूज़ किया था डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ये वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, अब इस वर्ड को समझाऊंगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने बहुत स्टडी किया है इस पर। सपोज मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, और वो बिजनेस उस कंट्री की लैंड और सी बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, तो उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। अब आप ये पूछोगे कि लैंड और सी बाउंड्री का है क्या होता है। भाई आप ये पूछोगे ना कि भाई लैंड और सी बाउंड्री क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि लैंड और सी बाउंड्री क्या होता है। देखो, आपके पास एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखो, ये जो इमेज है। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखो। ठीक है, इस इमेज से आपको समझ में आएगा कि लैंड और सी बाउंड्री क्या होती है। ये जो आपने देखा, ये आप जो सेक्शन देख रहे हो ना, जिस पर मैं अपना मार्कर चला रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो देश है उसका कुछ पार्ट तो लैंड है, लैंड से सराउंडेड है, जो मैंने रेड मार्कर से किया है। और हमारा जो देश है उसका कुछ पार्ट जो है वो सी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, जैसे गुजरात जो है वो सी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, पर जो जैसे मध्य प्रदेश है वो सी बाउंड्री नहीं बनाता, वो लैंड बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अब लैंड बाउंड्री तो आपको समझ में आ जाती है क्योंकि लैंड की तो बाउंड्री होती है। ठीक है, डिफाइंड बाउंड्री होती है लैंड की, पर सी की कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो सी की डिफाइंड बाउंड्री कैसे पता करेंगे। तो सी की डिफाइंड बाउंड्री के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सी बाउंड्री कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो रेड वाला मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ से सी जो है 12 नॉटिकल माइल ले लूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये जो फिगर है इसमें आपको एरो दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो लैंड की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो बाउंड्री है वो हमारे कंट्री की बाउंड्री है। उसके बाहर जो भी बाउंड्री है वो किसी दूसरे कंट्री की होगी, हमारी नहीं है वो। ठीक है, हमारी बाउंड्री सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। हाँ, डाउट पूछ लेना अगर डाउट हो तो कोई। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस करता हूँ और अगर मैं उस कंट्री की लैंड और सी बाउंड्री के अंदर बिजनेस करता हूँ। ठीक है, तो मुझे जीडीपी में काउंट करेंगे मेरे बिजनेस को। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, मेरे बिजनेस को जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं उस कंट्री में अपना कोई जहाज़ उड़ा रहा हूँ, एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ उस कंट्री में। ठीक है, या फिर मैं किसी और कंट्री में, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज मान के चलो गूगल है। ठीक है, गूगल इंडिया में बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो गूगल जो बिजनेस करेगी वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा या नहीं। गूगल का अगर ऑफिस इंडिया में है तो इसका मतलब गूगल जो है वो इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री के अंदर है गूगल का ऑफिस, तो फिर वो जीडीपी में काउंट होगा। ये तो पहला रूल हुआ। ठीक है, दूसरा रूल क्या हुआ, अगर सपोज मान लो एयर इंडिया है। ठीक है, जो कि एरोप्लेन है। अगर मेरी जो एयर इंडिया की कंपनी है वो लंदन में जाके अपना बिजनेस करती है, लंदन में एयरलाइंस जो है एयर इंडिया जो कि इंडियन एयरलाइन है, वो लंदन में जाके अपना बिजनेस करती है, तो भले ही वो लैंड और सी बाउंड्री से बाहर जा रही है पर उसके बाद भी उसको इंडिया के जीडीपी में काउंट करेंगे। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। अगर इंडिया का कोई शिप है, वो किसी और कंट्री में जाके वहाँ जाके बिजनेस करता है या वहाँ जाके पैसेंजर्स को पैसा कमाता है, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, ऑयल एंड गैस। अब इसमें एग्जांपल है ओएनजीसी का। सपोज मान लो तेल निकाल रही है कोई कंपनी, हमारी इंडिया की कंपनी है ओएनजीसी। ठीक है, अब ओएनजीसी क्या कर रही है कि ओएनजीसी सऊदी अरेबिया में जाके तेल निकाल रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अब उसका जो वो जो इनकम है वो कहाँ काउंट होगी, इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी या फिर सऊदी अरेबिया के जीडीपी में काउंट होगी। बताओ कहाँ काउंट होगी उसकी, उसकी जो
उसकी जो क्या बोलते हैं उसको इनकम है वो कहाँ काउंट होगी, इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी या सऊदी अरेबिया के जीडीपी में काउंट होगी। उसकी जो इनकम है, भले ही वो सऊदी अरेबिया में बिजनेस कर रही हो एनजीसी, पर उसकी जो इनकम है वो इंडिया में काउंट होगी क्योंकि वो ऑयल एंड गैस की है। ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन देखो, जीडीपी कब काउंट होता है, अगर मैं इंडिया में आके इंडिया की ज़मीन के अंदर अपना ऑफिस खोलता हूँ और बिजनेस करता हूँ तो मैं मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर मेरी एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है और वो अमेरिका जा रही है या सऊदी अरेबिया जा रही है, कहीं जा रही है और वहाँ जाके अपना बिजनेस कर रही है, तो वो भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, भले ही वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं है फिर भी। अगर मेरे पास तेल की खदान है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, और ओएनजीसी सऊदी अरेबिया में जा रही है और वहाँ जाके अपना बिजनेस कर रही है, ओएनजीसी एक इंडियन कंपनी है, वहाँ जाके बिजनेस कर रही है ऑयल एंड गैस का, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, भले ही वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर है, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, पर इंडियन कंपनी वहाँ जाके अपना बिजनेस कर रही है। या फिर कोई एम्बेसी हो, जैसे मान लो लंदन में इंडिया की कोई एम्बेसी है और वो वहाँ जाके बिजनेस करती है, ठीक है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, भले ही वो इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री से बाहर है। तो 3 केसेस हुए, 4 केसेस हुए। अगर कोई बिजनेस इंडिया के अंदर है, लैंड और सी बाउंड्री के अंदर, और वो बिजनेस कर रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। अगर एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, वो बाहर किसी कंट्री में जाके बिजनेस करती है तो जीडीपी में काउंट होगा। इंडियन कोई कंपनी है ऑयल एंड गैस, जैसे ओएनजीसी विदेश सऊदी अरेबिया में जाके अगर बिजनेस करती है तो वो काउंट होगा। ठीक है। या फिर अगर मान लो इंडिया की कोई एम्बेसी है जो किसी विदेश में जाके पैसे कमाती है, तो वो भी काउंट होगा इंडिया के जीडीपी में। ठीक है। अब मेरा एक डाउट है, डाउट ये है कि मेरे को एक बात बताओ कि एसबीआई की जो ब्रांच है वो लंदन में है, एक एसबीआई की एक ब्रांच लंदन में है। अब ये बताओ कि एसबीआई जीडीपी में काउंट होगा या नहीं, उसकी ब्रांच लंदन में है, नहीं होगा काउंट। क्योंकि मैंने क्या बताया, या तो कोई बिजनेस इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री में हो, या फिर वो एयरलाइन का बिजनेस हो, या फिर वो ऑयल एंड गैस का हो, या फिर वो एम्बेसी का हो। एसबीआई ना तो एयरलाइन का बिजनेस है, ना ऑयल एंड गैस का है, ना ना ही वो एम्बेसी है, ठीक है, और ना ही वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि वो एसबीआई तो है, एसबीआई इंडियन बैंक है, पर वो अमेरिका में है, उसका ऑफिस है, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अगर एसबीआई अपना ऑफिस लंदन में बनाता है तो उसकी जो इनकम है वो जीडीपी में काउंट, इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगी, लंदन की जीडीपी में काउंट होगी। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह से अगर मान लो गूगल अपना एक ऑफिस बनाता है इंडिया में, ठीक है, तो बताओ वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा या फिर अमेरिका के जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि गूगल तो अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। क्योंकि गूगल भले ही अमेरिकन कंपनी है, पर वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑफिस बनाया है, तो वो काउंट होगा इंडिया के जीडीपी में। समझ आया। जैसे एमजी हेक्टर है, एमजी कंपनी है, वो चाइनीज़ कंपनी है, अगर वो इंडिया में आके ऑफिस बनाती है, ठीक है, तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो बिजनेस है, वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। आया समझ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीडीपी मैंने आपको समझा दिया, आप इसको रिवाइज करो। ठीक है, मैं एक वीडियो, 2 वीडियो और डालूंगा इसकी आगे और बहुत डिटेल्स हैं इसमें, वो डिटेल में बढ़ाऊंगा। आप मुझे कमेंट करो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ताकि अगली बार मैं आपको और डिटेल में समझा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। मैंने जेईएन का एग्ज़ाम निकाला है और भी कई एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, थैंक यू।